हेलो दोस्तों, मैं हूं देव और मेरी चैनल परफेक्ट स्टडी इन इन्फॉर्मेशन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग जेएसएससी सीजीएल जो जेएसएससी सीजीएल है उस जेएसएससी सीजीएल का जो कविता है आंखें गीत में हम लोग कुछ वीडियो में देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं। और आज जो हम लोग जानेंगे 8वीं 9वीं और 10वीं जो इसकी कविता है उस कविता के बारे में जानेंगे। आज हम लोग थोड़ा सा पढ़ने का मोड चेंज कर दिए हैं कि उस बोर्ड से लेकर बोर्ड में जो था आज हम लोग इस तरह से पढ़ेंगे और ये आपको ज़्यादा आसानी होगी। देखिए, आपके सामने जितनी भी कविता होगी स्पष्ट किताब वाली कविता लिखी हुई है, उसी से ये लिया हुआ है और उसका हम आपके सामने सीधा सीधा मतलब समझाएंगे। जो कवि कहना चाहते हैं उसका भावार्थ समझाएंगे और जो शब्द होगा जो शब्द वहाँ इंपॉर्टेंट है उस शब्द का मतलब भी बताएंगे। ठीक है, आज हम लोग 3 कविता लेते हैं, 3 कविता को सीखेंगे। चूंकि समय बहुत कम है और सिलेबस बहुत बड़ा है तो जल्दी जल्दी कंप्लीट करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से आप सब्सक्राइब पहले कीजिए। जो भी नए लोग हैं पहले उसको सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब के बगल वाला बटन जो है बेल आइकन है उसको ऑल कर लीजिए। ठीक है, और जितने भी नए स्टूडेंट आप जुड़ रहे हैं सबसे पहले उसको लाइक कीजिए। जितने भी स्टूडेंट देखते हैं पहले लाइक कर दीजिए। लाइक करने में आपका कोई पैसा खर्च नहीं हो रहा है। चलिए हम देखते हैं। और दोस्तों एक बात और, इसकी छैहर कहानी जो है जेएसएससी सीजीएल की छैहर कहानी की 10 कहानी है वो कंप्लीट हो चुकी है, इसी चैनल पे डल चुका है। आप द परफेक्ट स्टडी जहाँ लिखा हुआ है उस चैनल पे जाएंगे और उसको टैप करेंगे और टैप करने के बाद आपको ऊपर में वीडियो कम्युनिटी प्लेलिस्ट आएगा तो प्लेलिस्ट में जाएंगे और प्लेलिस्ट में आपको जो चाहिए जेएसएससी सीजीएल का पेपर 1 होगा उस पर भी क्लासेस बन रहे हैं या फिर खोरठा का सिलेबस होगा जो होगा आपको वहाँ पे मैथ्स वगैरह रीजनिंग सब सारी क्लासेस आपको फ्री में अवेलेबल होंगे। आप जाके देख सकते हैं, अपने सिलेबस को अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज सखी आज तोर आसे कविता, ये शीर्षक जो है आंखें गीत से ली गई है। दोस्तों पहली देखिए क्वेश्चन पहला कहाँ बन सकता है, किसी भी शीर्षक का नाम लेके आपको बोल दिया जाएगा कि इस शीर्षक के कवि कौन है। ठीक है, तो इस शीर्षक के कवि श्रीनिवास पानुरी हैं। और शीर्षक के साथ एक और आपका सवाल आ सकता है कि सखी आज तोर आसे कितनी नंबर की कविता है आंखें गीत की, तो ये 8 नंबर की है। तो आपको हम साथ साथ में ये भी बताते चल रहे हैं हर वीडियोज़ में कि कितनी नंबर की कविता है, कौन कवि हैं। दोस्तों परिचय की अगर हम बात करेंगे कि कवि परिचय में क्या होगा, तो कवि परिचय में हम लोग क्या करेंगे कि जैसे ये आंखें कहानी स्टार्ट हुई है तो उसमें पहली जो वीडियो इसकी बनी हुई है उसमें कवि परिचय को डिटेल में बताया गया है। तो हर वीडियो के साथ बताना मुश्किल है क्योंकि लंबी हो जाएगी वीडियो, तो आप इसका पहला देख लें, वहाँ पे कवि परिचय होगा और एकदम जैसे सिलेबस में है वैसे एक एक करके कंप्लीट करते चले आ रहे हैं। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सखी आज तोर देसें तोर आसें। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें कवि क्या कहना चाहते हैं, ये सबसे पहले देखिए 8 नंबर की कविता है ये। ठीक है, और इसमें क्या कवि कहना चाहते हैं, सखी आज तोर आसे हैं, हे प्रिय आज भी तुम्हारे आसे में। तो कवि जो प्रकट करना चाहते हैं कि आज भी तुम्हारे आसे में क्या क्या उनको याद आ रहा है, अपने प्रियसी के साथ जो याद आता था, अपने प्रिय के साथ जो याद आता था, अपनी प्रेमिका के साथ जो उनको याद आता था पुरानी बातें कवि को, तो वो क्या क्या चीज़ याद करके बताते हैं, बोलते हैं कि आज भी तुम्हारे याद में क्या क्या होता है, वो चीज़ें बता रहे हैं। चलिए हम लोग देखते हैं क्या होता है। क्या है कि सखी आज तोर आसे, हे प्रिय आज भी तुम्हारे आसे में तरु तरे वास। तरु का मतलब दोस्तों आपको पता होगा कि तरु का मतलब जो होता है वो वृक्ष होता है। ठीक है, और तरे का मतलब जो होता है वो होता है किसी के छाया के अंतर्गत या वृक्ष के नीचे जो होता है उसी को कहते हैं तरे, मतलब किसी के तर में, किसी के नीचे। और वास का मतलब आपको पता है वास क्या होता है, तो वही कह रहे हैं कि सखी आज तोर आसे तरु तरे वास, मतलब हे प्रिय आज भी तुम्हारे आशा में हम उस वृक्ष के नीचे बैठे रहते हैं। वास मतलब बैठे रहते हैं और तुम्हें याद करते रहते हैं। और क्या क्या कवि याद करते रहते हैं, देखिए यहाँ पे क्या है, कवि याद करते हैं कि आजो नदी पानी बोहे, मतलब आज भी उसी तरह से नदी में पानी बह रही है प्रिय, जैसे हम तुम्हारे साथ बैठ के देखा करते थे, आज भी हम वो महसूस कर रहे हैं। और कह रहे हैं कि आजो गाछें फूल, आज भी वही आज भी गाछ में, गाछ कहने का मतलब होता है कोई वृक्ष होता है या एक पौधा, यहाँ संकेत किया जा रहा है कि पौधा का। ठीक है, तो वही कह रहे हैं कि आज भी आजो गाछें फूल, आज भी गाछ वृक्ष में उसी तरह का फूल है जिस तरह से हम तुम्हारे साथ बैठकर देखा करते थे। आजो पथे पथिक, आज भी उसी पथ पर पथिक है, मतलब उस रास्ते पर उसी तरह के लोग हैं जैसा हम लोग देखते थे। आजो वह कुल, आजो उसी तरह के लोग हैं, उसी तरह का संसार है प्रिय। आजो वह कूप, देखिए
यहाँ समझिएगा, आजो वह कूप सखी, कूप का मतलब होता है कुआं दोस्तों, कुआं, ठीक है, कुआं। कुछ कुछ चीज़ आप नोट कर लेंगे, ठीक है। इसका जो पीडीएफ होगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, टेलीग्राम से जाकर उसमें ज्वाइन कर लीजिए। और नहीं तो फिर आप टेलीग्राम पे परफेक्ट स्टडी इन इन्फॉर्मेशन जो है सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ आपको इसका सारा का पीडीएफ अवेलेबल कराया जा रहा है, जितना भी हो रहा है पीडीएफ साथ साथ में हम लोग देते जा रहे हैं। तो इसमें क्या है, आगे हम लोग चलते हैं। आजो वह कूप सखी, आजो वह कूप मतलब आज भी वही कुआं पर सखी हे प्रिय, आज भी उसी कुआं पर आजो वह प्यास। जब कुआं पर जाते हैं सखी तो उसी तरह से प्यास लगी रहती है, वही प्यास लगी रहती है जो तुम्हारे साथ हमको प्यास लगती थी। और याद आता है कि कैसे तुम्हारे साथ हम जाते थे कुआं पर, कैसे प्यासे जाते थे तुम्हारे साथ कुआं पे, आज भी उसी तरह से महसूस होता है सखी हे प्रिय। यहाँ सखी का जो मतलब है, ये प्रिय है, अपनी प्रियसी से कह रहे हैं, ठीक है। आजो वह देविक थान है, आज भी वही देविक थान है, मतलब आज भी वही देवी स्थान में जहाँ पर कोई मंदिर पे होता है, या कोई धार्मिक जगह पे, कोई मंदिर के किनारे आप में देखते होंगे गांव जैसे जगह पे जो मंदिर होता है, तो मंदिर के किनारे कोई पेड़ होता है, उसके लोग अक्सर बैठा करते हैं। लोग उस मंदिर के अगल बगल जो है सो पेड़ वेड़ होता है, तो वहाँ पे लोग अक्सर बैठा करते हैं छाया में शाम वाम को, या फिर वो याद कर रहे हैं कि प्रेयसी आज भी वही आज भी वही देवी थान है, मतलब देवी के स्थान के अगल बगल में पाखी मधुर गान, मतलब जो हम लोग बैठ के महसूस करते थे। पाखी का मतलब होता है दोस्तों यहाँ पर पक्षी की बात की जा रही है, ठीक है, पक्षी। तो पक्षी के मधुर गान को महसूस करते हैं, आज भी वही सुनते हैं और तुम्हें याद करते हैं। आजो वह डहर पूर्णा, आज भी तुम्हारे साथ जिस रास्ते पे हम लोग जाते थे आज भी वो रास्ता हमको पुराना लगता है जैसे तुम्हारे साथ हम उस रास्ते पे आना जाना करते थे। डहर पूर्णा मतलब पुराना, डहर मतलब रास्ता, ठीक है। और कहते हैं बांसी वह गान, बांसी वह गान मतलब बांसी का मतलब आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं, बांसुरी होता है, बांसुरी में वही गाना बजने लगता है, ऐसा महसूस होता है प्रिय आज भी, ठीक है। और नेक्स्ट देखिए क्या है, आजो युगल चरने राग, आजो युगल दोस्तों, युगल का मतलब होता है जोड़ा, जोड़ा कहने का मतलब होता है यहाँ प्रेमी जोड़ा का मतलब बोला जाता है। आज भी उस प्रेमी जोड़े का दाग, ठीक है, उस प्रेमी कवि कह रहे हैं कि आज भी उस प्रेमी जोड़े का दाग जो हर जगह से दाग है, प्रेमी जोड़ा का दाग कहने का मतलब है कि जितनी भी जगह आपको ऊपर में बताया गया है, कवि अपना याद करके बता रहे हैं, हर जगह जहाँ जहाँ प्रेमी जोड़ा का जो दाग पड़ा हुआ है, पैरों का दाग पड़ा हुआ है, राजे हृदय मांझ मतलब हृदय के बीचों बीच में राज कर रहा है, हृदय के बीचों बीच में ऐसे लगता है जैसे राज कर रहा है। तो और बोलते हैं कि आज हो तोर आसें, मतलब आज भी तुम्हारे आसे में प्रिय, इस तरह का भावना मेरे साथ, इस तरह की बातें मेरे साथ हो रही है। तो इसमें कवि क्या है, कवि अपना भाव प्रकट करना चाह रहे हैं जो आपको बता दिया गया। दोस्तों इसको हम डबल रिपीट नहीं करेंगे, आपको डबल सुनना हो तो पीछे करके आप देख लीजिए, क्योंकि बहुत लंबा सिलेबस है, हम लोग फटाफट कंप्लीट करते हैं। अब एक एक लाइन में आपको हम समझा दे रहे हैं क्या कहना चाहते हैं कवि, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट वाला क्या है, नेक्स्ट वाला जो है 9 नंबर की है, 9 नंबर की कविता है। किसी भी कविता के शीर्षक में आप नंबर सिस्टम लिख लीजिए, आप कुछ नहीं कीजिए, एक पेन लीजिए, पेन लेकर कम से कम शीर्षक का नंबर सिस्टम लिख लीजिए, ठीक है। और उसमें क्या कीजिए कि एक 9 नंबर कविता हम सुनल ही शून्य डाक, और उसके साथ क्या कीजिए, क्या कीजिए आप कि वो जो शब्द हम बता रहे हैं उस शब्द को खाली आप लिख लीजिए, ठीक है। बाकी पीडीएफ हम टेलीग्राम पे अवेलेबल करा देंगे, और मतलब हम वीडियो में बता दे रहे हैं, आपका कंप्लीट हो जा रहा है इस तरह से। तो आज क्या है, ठीक है, हम सुनल ही शून्य डाक, मतलब कवि कहना चाहते हैं कि हम सुने हैं उस शून्य मतलब उस कविता को, भावना जो उस मुझको बुलाया है, ठीक है, कि वो हमरा डाके, डाके का मतलब आपको पता है कि बुलाना होता है, ठीक है, बुलाना होता है डाकने का मतलब। आर नाय रहबो घर हैं, मतलब अब घर में नहीं, आर ना रहबो घर हैं, कुम्हार चाकें चाकक चाकें, कुम्हार के चाक मतलब कहता है आप नाय रहबो घर हैं, अब नहीं रहेंगे। यहाँ कवि कहना चाहते हैं कि अब हम घर में नहीं रहेंगे, अब हमें क्या है कि जो हमको भावना से बुलाया गया है। कवि कहते हैं कि कविता का जो हमारा भावना है, कविता का जो भावना होता है, वो भावना हमको बुला रहा है, वो हमको बुलाने लगा है। अब हम जो है सो घर में नहीं रहेंगे, अब हम घर में नहीं रहेंगे। अब जिस तरह से कुम्हार का चाक एक जगह बैठा रहता है, कुम्हार का चाक एक ही जगह फिक्स किया रहता है, और उसको एक ही काम होता है, बस मिट्टी का बर्तन बनाना,
जो चाक की बात कर रहा है कि जो चाक होता है कुम्हार का, जिससे हम लोग मिट्टी का बर्तन बनाया जाता है, जिस तरह से वो एक ही जगह पे पड़ा रहता है और एक ही चीज़ बनाता रहता है, एक ही आइटम फिक्स होता है, उस तरह से हम नहीं रहेंगे घर में। हम किस तरह से रहेंगे? तो कहता है कौन कौन विरहनिक आकुल वाणी अंतर विकल करे। तो इसमें क्या बोल रहे हैं कि जिस भावना से कवि को बुलाया गया है, कवि अब घर में नहीं रहना चाहते हैं। जैसे ही कुम्हार के घर में मिट्टी बनाने का चक्का एक जगह होता है और एक ही तरह काम करता है, उस तरह वो नहीं रहना चाहते हैं। आगे बोलते हैं कि कौन विरहनिक आकुल वाणी अंतर विरल करे। तो अंतर विरल कौन अपने प्रेयसी से वियोग। विरहनिक, यहाँ एक चीज़ याद रखिएगा दोस्तों, विरहनिक मतलब जो होता है विरहनी मतलब होता है आपको प्रेयसी का वियोग। प्रेयसी का वियोग मतलब होता है कि या तो पति पत्नी का वियोग हो, या तो प्रेमी प्रेमिका का वियोग हो, या तो प्रेयसी का वियोग हो। वियोग का मतलब पता है कि दोनों में जो अलग हो जाता है, दोनों का अलगाव हो जाता है, दोनों अलग हो जाते हैं, बिछुड़ जाते हैं, वही यहाँ विरहनिक कहा जाता है उसी को। तो वही कहते हैं कि कौन विरहनिक आकुल वाणी अंतर विकल करे। ठीक है, कौन अपने प्रेयसी से वियोग में व्याकुल हो बोलता है, जो पागल उदास जैसा करता है। ठीक है, जो पागल होता है, जो उदास जैसा करता है। और आगे क्या बोलते हैं, हम देखली सुंदर देश हैं, सुंदर एक अद्भुत रूप, सुंदर एक अद्भुत रूप। हम सुंदरों के देश में, हम सुंदर के देश में भी देखे हैं सुंदरता का अद्भुत रूप को। ठीक है, देखे हैं जहाँ इंद्रासन का जहाँ आसन है, उसके सामने इंद्रासन का आसन भी तार की ठूठ लगता है। आप देखते होंगे गांव में अगर तार का जो पेड़ है, तो तार का पेड़ में ऊपर क्या होता है, सूख जाता है, वो ठूठ टाइप का लगता है, मतलब वहाँ कुछ नहीं रहता है, तुच्छ लगता है। तो वही बोलना चाहते हैं कवि कि इंद्रासनेक मतलब इंद्र के जो आसन होता है, उस आसन जहाँ है वो भी तार की तरह ठूठ है। कहाँ? तो ये जो है हम जहाँ सुंदर देश में सुंदर अद्भुत सुंदरता को हम देखे हैं, वो इंद्रासन जहाँ इंद्र का आसन है, वो तार की तरह उसके सामने जो ठूठ है, मतलब ये एकदम तुच्छ है, इसके सामने ये वाला तुच्छ है। इंद्र का आसन भी तुच्छ है, हम जो सुंदरता देखें। ठीक है, कवि यही कहना चाहते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट क्या कहते हैं, सदा नूतन फागुन जहाँ रसे कोकिल कुके, लोराइल आँखी एक टक के ऊ हमरा डाके। सबसे पहले नतून का मतलब नया होता है। ठीक है, नया। और फागुन का मतलब पता है रसिक कोकिल, कोकिल का मतलब होता है कोयल। ठीक है, यहाँ कोयल, और यहाँ कुके का मतलब होता है, बोलता है उसी को कुके कहते हैं। लोराइल आँखें, लोराइल मतलब क्या कहते हैं, जो आँखों में आंसू आ जाता है उस तरह होता है। एक टक के वो हमरा डाके। अब यहाँ क्या कहते हैं कि हम जो देखे हैं वहाँ हमेशा नया फागुन। ठीक है, सदा नतून फागुन जहाँ हमेशा जहाँ हम नया फागुन देखे हैं, वहाँ क्या होता है, रस्यक कोकिल कुके। मतलब क्या होता है कि जैसे कोयल कुकू करता है, कुहू कुहू जो करती है कोयल, उस तरह से हम देखे हैं। ठीक है, हम नया फागुन देखे हैं वहाँ पे, नए जहाँ नया आपको कोयल जो है सो पूरा अपना कुहू कुहू करता है, अपना रस प्रकट करता है। लोराइल आँखें एक टक के ऊ हमरा डाके, और आँखों में आंसू लेकर, ऐसे लगता है जैसे कि आँखों में आंसू लेकर वो हमको देखता रहता है। एक टक मतलब एक नज़र से देखता रहता है कि और हमको वो बुलाता है कि वो हमरा डाके। डाके का मतलब बुलाना। दोस्तों इसमें क्या है, इसमें क्या कहना चाह रहे हैं कवि कि मतलब इसमें कवि भाव जो प्रकट करना चाहता है, आसन भी ताड़ की पेड़ की तरह ठूट रहता है, मतलब ताड़ की पेड़ की तरह जो ये है, सो ये भावना यहाँ पर तुच्छ से बताया गया है कि उसके उस भावना के सामने ये इंद्रासन का आसन भी जो है वो प्रकट करना चाहते हैं। दोस्तों आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। कुछ कुछ कविता ऐसी है जिसमें आप लोग थोड़ा बोरिंग महसूस करेंगे, लेकिन आगे बहुत सारी कविता अच्छी है और सिलेबस में ऐसा है तो कोई उपाय भी नहीं है। ठीक है, तो पढ़ना ही होगा। इतना एक्सप्लेनेशन आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन दिया जा रहा है, और साथ में आपको PDF भी मेरे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल हो जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे जाके। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो है करिया काजरे के, ये जो है वो 10 नंबर की कविता है। इसके शीर्षक में श्रीनिवास पानूरी हैं। दोस्तों एक चीज़ याद रखना है कि जितनी भी कविता है उसका शीर्षक का नंबर और उसका कवि याद रखना है। एक बात और, जितने भी स्टूडेंट हैं आप लोग देखते हैं, देखने में अच्छा लगता है आपको, इसमें कोई पैसा नहीं लगता है दोस्तों, आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट मेहनत करते हैं। और हम पेड कोर्सेज़ को ठुकरा कर और पेड कोर्सेज़ को नहीं चालू करके हम एक फ्री जो है अपने चैनल पे फ्री एजुकेशन को लाए हैं। तो इसमें से आप लोगों को क्या करना है कि आप लोग जितने भी नए स्टूडेंट हैं इसको सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को ऑन कर लेना है। इसमें आपको किसी तरह का पैसा नहीं लग रहा है, ठीक है। और इसको लाइक कर लेना है। जितने भी स्टूडेंट देखते हैं, आप कम से कम शुरू करने से पहले उसको लाइक कीजिए, ठीक है, उसको लाइक कर लीजिए। चलिए आगे हम लोग देखते हैं 10 नंबर की कविता क्या है दोस्तों।
10 नंबर की जो कविता है वो है करिया काजरे घर से साबित बहराइल के। करिया काजरे का मतलब बता देते हैं कि करिया मतलब काला होता है, काजरे घर मतलब करिया जो एक घर है, एक रूम है, उसमें जो कालापन है उसी की बात किया जा रहा है कि चारों तरफ काला है, घर में चारों तरफ काला लगा हुआ है। अगर आप उस रूम में घुसते हैं तो क्या उससे आपको बच के निकल पाइएगा? नहीं, उसमें आपको कहीं ना कहीं कालिख लगना ही है। तो कवि इसी में ये चीज़ प्रकट करना चाहते हैं। और क्या प्रकट करना चाहते हैं आपको हम बताते हैं कि देखिए, इसमें कवि कहते हैं कि करिया काजरे घर से साबित बहराइल के। अब देखिए कितना बढ़िया लिखा हुआ है इसमें, करिया काजरे घर से साबित बहराइल के। मतलब आप करिया के काजर में घर, जो रूम में काजल आपका है, पूरा रूम कालिख से भरा हुआ है, उस रूम से आप निकलेंगे तो आपको काजल उस रूम का कालिख लग जाएगा। तो वही कहता है कि आप बाहर जैसे होंगे तब भी आपको कालिख लग जाएगा। ठीक है, आगे क्या कहते हैं, कहाँ वो साबुन जे धोवे ई दाग। अब देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि उस रूम में जो काजल है उससे में पूरा रूम में कालिख भरा हुआ है, उसमें से आप निकलेंगे तो उसमें आपको लग ही जाएगा। तो इसमें और क्या करें, कहाँ वो साबुन जे धोवे ई दाग, मतलब वो साबुन कहाँ है जो ये दाग धो पाएगा। ये काजल तो आपका धुल जाता है, ठीक है, ये एग्जाम्पल के तौर पे कवि ले रहे हैं, लेकिन ये काजल तो आपको धुल जाता है। लेकिन ये जो काजल का बात कर रहे हैं वो प्रतिष्ठा की बात कर रहे हैं। अगर किसी का चरित्र पे पड़ जाता है या किसी का प्रतिष्ठा चला जाता है, ठीक है, कोई किसी का चरित्र पे अगर दाग लग जाता है तो वो दाग की बात यहाँ पर कवि कर रहे हैं जो साबुन से नहीं धुल सकता है। कहाँ वो साबुन है जो धोवे ही दाग, जो इस दाग को धो पाएगा। मतलब कह रहे हैं कि अगर कोई ऐसा जगह, मतलब इस दुनिया को कालिख बता रहे हैं, वैसे दुनिया को कालिख बता रहे हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा द्वेष है, ईर्ष्या है और चरित्र आपका ख़राब होने का चांसेस है, जहाँ पे और लगता है कि नहीं मेरा चरित्र पे दाग पड़ जाएगा, मेरा प्रतिष्ठा पे दाग पड़ जाएगा, उस जगह को ये कालिख घर बता रहे हैं। और वहाँ पर का अगर आपको लग जाता है कालिख तो ये साबुन नहीं है जो उसको धो पाएगा। नेक्स्ट आगे क्या है दोस्तों, देखिए, माया बिनी मायक जैसे हवाई फूटे फूल। हवाई फूटे फूल का मतलब क्या हुआ दोस्तों यहाँ पर कि माया, आपको माया के बिना, माया के देश में हवा में फूल खिलता है। ठीक है, यहाँ जो आगे कभी बताएंगे इसका मतलब फूल खिलता है। टाने विश्वामित्र प्राण मेनका काने धूल। जो विश्वामित्र का जो प्राण है वो मेनका का जो कान की बाली की तरह कहा जाता है कि कान में जो उसके मतलब दृश्य है, कान में लटका हुआ जो चीज़ है, सुंदरता है, उस चीज़ को विश्वामित्र का जो प्राण है वहाँ टान रहा है। कवि इसमें क्या कहना चाहते हैं कि कवि जो है विश्वामित्र की तपस्या भंग हो जाता है मेनका की वजह से। इस बात को कहते हैं कि क्या है कि विश्वामित्र का तपस्या जो है सो भंग हो जाता है मेनका की वजह से। ठीक है, और आगे क्या है कि क्या है, बनत दधीची पर हित ऐसन दानी के। यहाँ दधीची को बहुत दानी बोला गया है। बोलते हैं कि बन पर हित के लिए जो दधीची बन जाता है, ऐसा दानी कौन है ऐसा दानी। और बोलता है एखनु पूर्वे सूरजुक उगे पश्चिमे नतून चांद। सूरजू मतलब सूरज होता है, ठीक है, सूरज मतलब सूरज, सूर्य, ठीक है। पश्चिमे मतलब नतून होता है, नतून मतलब नया, ठीक है, नतून मतलब नया। और क्या होता है कि अखनु पूर्व में सूरज उगे, आज भी पूरब में सूर्य उगता है, और पश्चिम में नतून चांद, और पश्चिम में मतलब पश्चिम में नया चांद उगता है। ठीक है, पश्चिम में नया चांद उगता है। बाटे नतून जीवन भले शोभे फूल बांध। शोभे मतलब शोभना होता है, शोभे मतलब शोभना। एक चीज़ खोटा में याद रखिएगा, शोभे मतलब होता है सब, लेकिन शोभे का मतलब होता है शोभना। ठीक है, तो ये सब चीज़ छोटा चीज़ को याद रखिएगा। बांटे मतलब बांटना जो होता है उसी को बोला जा रहा है। तो बोलता है एक नया जीवन बांटता है। ये देखिए, जो इसका मतलब समझिए, एक नया जीवन बांटता है और फूल तालाब के किनारे ही शोभा देता है। इसमें कवि कहना चाहते हैं अखनु सांझे सुहागिनी करे स्वागत तिमिर राज के। अखनु मतलब अभी होता है, आज भी, ठीक है। और सांझे मतलब शाम होता है। और सुहागिनी मतलब आपको पता है सुहागन को कहते हैं। स्वागत मतलब आपको पता है कि स्वागत को कहते हैं, स्वागत को, ठीक है। और तिमिर राज, आगे देखिए क्या बोलते हैं इसको कि आज भी जो है
आज भी सुहागन रात्रि आगमन पिया मिलन का स्वागत करती है। आज भी जो समय में सुहागन जो होती है सो स्वागत करती है, आशा रखती है कि हमारा जो पिया मिलन होगा, हमारे प्रेयसी के साथ जो मिलन होगा उसका आशा रखती है। ठीक है, तो ये कविता थी आपकी 10वीं कविता। इस कविता में कहना चाहते हैं कि देखिए इस तरह से क्वेश्चन आपको कैसे पूछ सकता है कि करिया काजरे घरे के कवि के लागथिन। ठीक है, कवि के लागथिन तो श्रीनिवास पानूरी जी लागथिन। तो इस तरह से पूछ सकता है कि और नेक्स्ट भी अगर आपको अगर सवाल बनना रहे इस तरह से तो पूछेगा हम सुनल ही शून्य डाक कि कविताएं बोला जाएगा यहाँ आपको। ठीक है, कविताएं के कवि के लागथिन। हम लोग नॉर्मल कवि लिखते हैं, ठीक है, वहाँ कवि लिखाएगा खोरठा में कवि, तो वही बोला जाएगा हम सुनल ही शून्य डाक कविता के कवि के लागथिन। तो के लागथिन श्रीनिवास पानूरी। आपको अगर खोरठा में समझा, देखिए ये कहानी रहती तो खोरठा में भी करके समझाते, चूंकि ये खोरठा में लिखी हुई है इसलिए आपको इसको हिंदी में समझा दिए। तो यहाँ खोरठा बोलने को मतलब नहीं है। ठीक है, इस चीज़ को आप अच्छे से समझ गए होंगे। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा, बहुत ही अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो आप इस चैनल पर अगर फिर भी नए हैं तो एकदम सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल आइकन रहता है उस बेल आइकन को क्या कीजिए आप लोग ऑन कर लीजिए। ठीक है, ऑन कर लीजिए और लाइक भी कर दीजिए और शेयर ज़रूर कीजिएगा, लास्ट में शेयर कर दीजिए। चलिए फिर मिलते हैं।